आज हम महाराणा कुंभा और सारा के अधीन मेवाड़ इसके अंतर्गत महाराणा कुंभा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व हमने महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज इस वीडियो में महाराणा कुंभा से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। किन किन बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे उसको समझेंगे। वो इस प्रकार से हैं। मांडवगढ़ पर सुल्तान का आक्रमण, अजमेर का हाथ से निकलना, मांडवगढ़ पर मालवा का अधिकार, महमूद खलजी के अंतिम अभियान, कुंभा और गुजरात, मालवा गुजरात का गठबंधन की समीक्षा, राजपूत राज्यों के साथ कुंभा के संबंध। तो कौन कौन से राजपूत राज्य थे? मारवाड़, बूंदी, सिरोही और देवड़ा के चौहानों के साथ संबंध, मेरों का दमन और डूंगरपुर, इसके पूर्वी राजस्थान, कुंभा की मृत्यु, कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कुंभा का स्थापक थे और कुंभा का विद्यानुराग यानी साहित्य और कला में रुचि उनकी, और कुंभा की उपाधियां, कुंभा का मूल्यांकन। तो इन बिंदुओं को हम विस्तार से समझेंगे। तो मांडवगढ़ पर सुल्तान का आक्रमण। अब सुल्तान महमूद खलजी जो कि सदैव यही प्रयास में लगा था किसी प्रकार से वह अपने साम्राज्य का विस्तार करे, और कुंभा जो उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। तो किस प्रकार से उनके आपसी मुठभेड़ होती है और उनके बीच में किस प्रकार से संघर्ष की स्थिति बनी रहती है उसको समझेंगे। कुंभा ने इस दुर्ग को 1435 से 36 के मध्य बेरिसाल हाड़ा से जीता था, यानी बेरिसाल ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया था एक तरह से। तो कब? 1435 से 36 के मध्य गागरोड की विजय के बाद सुल्तान ने मालवा का मार्ग न पकड़कर मांडवगढ़ की तरफ कूच किया। अब गागरोड पर अधिकार हो गया था किसका? सुल्तान का। तो वो मालवा का मार्ग न पकड़कर किधर चलता है? मांडवगढ़ की तरफ बढ़ता है। किंतु कुंभा ने दुर्ग की सुरक्षा का उचित प्रबंध करके रखा हुआ था, अपनी मतलब सेना को मुस्तैदी से लगा रखा था कुंभा ने। सुल्तान के सैनिक अभियान में किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिली। जब आपस में सेनाएं टकराई, संघर्ष हुआ, पर उसमें सुल्तान को सफलता नहीं मिलती है और उसे वापस लौटना पड़ता है खाली हाथ। अक्टूबर 1440 में महमूद खलजी ने मांडवगढ़ पर दूसरी बार आक्रमण करता है। जब पहली बार सफलता नहीं मिलती है तो महमूद खलजी क्या है, दूसरी बार आक्रमण मांडवगढ़ पर 1440 ईस्वी में करता है। इस बार भी महमूद खलजी को कोई विशेष सफलता नहीं मिली, स्थिति दोनों की बराबर रही। तो महमूद खलजी के मांडवगढ़ पर दोनों प्रयास जो हैं वो असफल रहते हैं। और ये जरूर है कि सैनिक क्षति दोनों को उठानी तो पड़ती है, लेकिन स्थिति जस की तस यानी बराबर रहती है। अजमेर का हाथ से निकलना। अजमेर का देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एक सामरिक महत्व था, इसीलिए राजपूत राजाओं और सुल्तान के लिए ये बहुत एक तरह से महत्वपूर्ण बिंदु था कि किस प्रकार से अजमेर को अपने अधीन रखा जा सके या किया जाए। अजमेर की सामरिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण थी। यहाँ से राजपूतों को, राजपूताने को, राजपूत शक्तियों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। यदि यह मानना था महमूद खलजी का कि यदि अजमेर पर अधिकार हो जाता है तो यहाँ से राजपूताने के सभी राजपूत राजाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए दिल्ली के सुल्तानों ने अजमेर पर ज्यादा ध्यान दिया। अजमेर के मुस्लिम नागरिकों को राजपूतों के शासन के अंतर्गत रखना ज्यादा रास नहीं आया। अब क्या हुआ कि अजमेर के मुस्लिम नागरिक जो अजमेर में निवास करते थे उन्हें राजपूतों का शासन ज्यादा रास नहीं आया और ना ही वो उनके नियंत्रण में रहना चाहते थे।
महमूद खलजी से प्रार्थना की उन्होंने कि उन्हें हिंदू शासकों से मुक्त कराए। तो इससे क्या हुआ कि महमूद खलजी के अंदर एकदम ये बात आ गई कि जब जनता ही वहाँ की चाहती है, हिंदू राजाओं के अधीन नहीं रहना चाहती है, तो उसने तुरंत एक्शन लेना का मतलब तुरंत कार्रवाई करने की सोची। अजमेर के दुर्ग रक्षक गजाधर दुर्ग की रक्षा करता हुआ मारा गया और महमूद का दुर्ग पर अधिकार हो गया। इस प्रकार देखते हैं कि अजमेर पर महमूद खलजी आक्रमण कर देता है नागरिकों के कहने पर कि वो नागरिक नहीं चाहते थे कि राजपूतों को नियंत्रण में रहें, और दुर्ग की रक्षा का रक्षक था गजाधर, वो युद्ध करता हुआ मारा जाता है और अजमेर पर महमूद का अधिकार हो जाता है। इसके बाद मांडलगढ़ पर मालवा का अधिकार। अजमेर विजय से उत्साहित होकर सुल्तान ने 1456 में मांडलगढ़ पर पुनः आक्रमण किया। तो यहाँ पर मांडलगढ़ में सफलता नहीं मिल पा रही थी, पहले हम देखा है इससे पूर्व। फिर उसने क्या किया, अजमेर में जब उसे विजय प्राप्त हो जाती है और गजाधर को वह पराजित कर देता है, तो इस प्रकार से तो 1456 ईस्वी में मांडलगढ़ पर पुनः आक्रमण करता है। संयोगवश कुंभलगढ़ में ही था, और संयोगवश क्या उस समय कुंभातुर था, वो कुंभलगढ़ में ही मतलब मौजूद था। दोनों पक्षों में भीषण संघर्ष के बाद मालवा की सेना का वापस लौटना पड़ा, और फिर दोनों की जब कुंभा को ये पता चलती है कि बात कि महमूद खलजी ने मांडलगढ़ पर दोबारा आक्रमण करने का विचार करके उसका आक्रमण किया है, तो दोनों के बीच में भीषण संघर्ष होता है। लेकिन संघर्ष के बाद मालवा की सेना का वापस लौटना पड़ा। कुंभा ने लौटती सेना को परेशान नहीं किया, क्योंकि ये हिंदू परंपरा के अनुसार उन्होंने इसका पालन किया कि अब पराजित सेना इस पर क्या आक्रमण करें, क्यों परेशान करें, जबकि ये कूटनीतिक एक तरह से देखा जाए कमजोरी थी, क्योंकि लौटती सेना को मुस्लिम सुल्तानों ने कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने तो कत्लेआम करवाया जीतने के बाद भी। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर राजपूतों में नहीं देखने को मिलती है, वो हारी हुई सेना को जाने देते हैं। दिसंबर 1456 ईस्वी में उसने मांडलगढ़ पर पुनः आक्रमण किया। अब यहाँ पर क्या है कि वो जो सुल्तान है वो क्या कर रहा है कि वो हार नहीं मान रहे हैं और फिर दोबारा से आक्रमण कर रहे हैं। 1456 ईस्वी में उसने मांडलगढ़ पर पुनः आक्रमण किया। दुर्ग रक्षकों ने 10 महीनों तक डटकर शत्रु का मुकाबला किया। जो दुर्ग के रक्षक थे वो काफ़ी समय तक मुकाबला करते रहे, लेकिन काफ़ी समय का मतलब 10 महीने बहुत होते हैं। लेकिन क्या होता है कि किंतु अंत में 20 अक्टूबर 1457 को मांडलगढ़ पर महमूद खलजी का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार महमूद खलजी ने हिम्मत नहीं हारी और प्रथम, द्वितीय नहीं तो तृतीय में उसको सफलता मिली जाती है। 1457 को मांडलगढ़ पर महमूद खलजी का अधिकार हो जाता है और 10 महीने तक वह घेरा डाला जाता है। तो इस प्रकार मांडलगढ़ पर मालवा का अधिकार देखने को मिलता है। महमूद खलजी के अंतिम अभियान। तो 1458 से 59 ईस्वी में महमूद खलजी ने कुंभलगढ़ को जीतने का एक और असफल प्रयास किया। 1467 ईस्वी में सुल्तान ने मेवाड़ पर एक और आक्रमण किया, किंतु कुंभा ने अपनी छापामार युद्ध पद्धति से सुल्तान को काफी सैनिक क्षति पहुंचाई थी। तो यहाँ पर महमूद खलजी का उत्साह बढ़ा हुआ था, क्योंकि महमूद खलजी को अजमेर और मांडलगढ़ पर अधिकार हो जाना। तो इसके बाद उसने सोचा कि कुंभलगढ़ पर भी अपना अधिकार स्थापित किया जाए, लेकिन कुंभा भी कमजोर नहीं थे और वो अपनी छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने महमूद खलजी को काफी परेशान किए रखा। महमूद खलजी थोड़े समय बाद मांडू वापस लौट गया और कुंभा की वीरता से प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। तो लौट गया। कुंभा और महमूद खलजी जीवन भर एक दूसरे से युद्ध लड़ते रहे। तो देखा जाए तो राणा कुंभा
के जीवन में महमूद खलजी के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहा। संघर्ष में काफ़ी समय निकला, लेकिन कुंभा की वीरता में इससे प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, क्योंकि महमूद खलजी को डटकर कुंभा ने मुकाबला किया था युद्ध के मैदान में। इसके बाद कुंभा और गुजरात। तो 1433 ईस्वी में जब गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तो महाराणा मोकल ने उसका मार्ग रोकने के लिए चित्तौड़ से प्रस्थान किया था और जीलवाड़ा में अपना शिविर लगाया था। तो यहाँ पूर्व की घटना का वर्णन हो रहा है मोकल के समय का। तो मोकल ने कहाँ शिविर लगाया था? जीलवाड़ा में अपना शिविर लगाया हुआ था। इसी स्थान पर उनकी हत्या कर दी गई थी। किनकी? मोगल की। 1442 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह का स्वर्गवास हो जाता है और इसके बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह द्वितीय गुजरात का सुल्तान बना। ध्यान देने वाली बात है कि अहमद शाह की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र है मोहम्मद शाह द्वितीय गुजरात का सुल्तान बनता है। उसके समय काफी विद्रोह भी हुए और ये सुल्तान जो था महमूद शाह द्वितीय, ये अपने विद्रोह में ही उलझा रहा। इसको ज्यादा कुछ आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, जिसके कारण उसे मेवाड़ पर आक्रमण करने की मौका ही नहीं मिला और 1451 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? मोहम्मद शाह द्वितीय की। आपने आंतरिक गतिविधियों में उलझा रहा, आंतरिक परेशानियों में ग्रहण, और उसको कभी मौका ही नहीं मिला कि बाहर जो अपना आक्रमण करे और अपना साम्राज्य का मेवाड़ पर आक्रमण करने का उसे मौका ही नहीं प्राप्त होता है और 1451 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कुतुबुद्दीन अहमद शाह गुजरात का नया सुल्तान बना। तो अब ये देखिए, कुतुबुद्दीन अहमद शाह गुजरात का सुल्तान बनता है। उसने 1459 ईस्वी तक शासन किया और उसके बाद उसके चाचा दाऊद शाह ने शासन किया। तो पहले हमने देखा कि कौन सुल्तान? अहमद शाह। अहमद शाह के बाद कौन सुल्तान उसका? मोहम्मद शाह द्वितीय। और मोहम्मद शाह द्वितीय के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कुतुबुद्दीन अहमद शाह, और ये उसने 1459 तक शासन किया। उसके बाद उसके चाचा दाऊद शाह ने शासन किया। दाऊद शाह के बाद मोहम्मद शाह द्वितीय का बड़ा लड़का फतेह खां सुल्तान बना। तो दाऊद शाह के शासन के बाद कौन शासन करता है? फतेह खां, जो किसका पुत्र था? मोहम्मद शाह द्वितीय का बड़ा लड़का था, जो भारतीय इतिहास में महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध कौन है? फतेह खां, जो मोहम्मद शाह द्वितीय का लड़का था। इस प्रकार कुंभा को अपने जीवन में 5 सुल्तानों का सामना करना पड़ा था और राणा कुंभा ने इन सभी से डटकर मुकाबला किया था और अपनी शूरवीरता का परिचय दिया और युद्ध में सदैव वे विजयी भी रहे। इसके बाद मालवा गुजरात गठबंधन की समीक्षा। मालवा गुजरात गठबंधन की समीक्षा में डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार यह एक पक्षीय गठबंधन था, किंतु दोनों सुल्तानों ने कुछ समय के लिए संधि के अनुसार काम किया। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के साथ ही चंपानेर की संधि का अंत हो गया और इस प्रकार मालवा गुजरात गठबंधन कुंभा को परास्त करने में असफल रहा। तो मालवा गुजरात गठबंधन का उद्देश्य यही था कि किसी भी प्रकार से हम कुंभा को पराजित कर सकें, लेकिन ये जो चंपानेर की संधि का अंत हो जाता है कुतुबुद्दीन की मृत्यु के साथ, तो ये भी इनका गठबंधन भी एक तरह से समाप्त हो जाता है और गठबंधन की जो गरिमा थी उसमें कमी आती है। इसके बाद राजपूत राज्यों के साथ कुंभा के संबंध। तो राजपूत राज्यों के साथ जैसे मारवाड़, बूंदी, सिरोही और डूंगरपुर, इनके साथ क्या संबंध थे और पूर्वी राजस्थान, तो उसको हम विस्तार समझेंगे। जैसे कि मारवाड़, वास्तविक सत्य है कि जोधा के प्रत्याक्रमणों तथा दूसरी तरफ मालवा और गुजरात के नियमित आक्रमणों ने कुंभा को अनुभव करा दिया था कि जोधा के समय रहते समझौता कर लेने में ही राजपूतों का कल्याण है और जोधा ने अपनी पुत्री
जोधा ने भी मैत्री का संदेश देते हुए एक बहुत बड़ा कार्य किया। अपनी पुत्री श्रृंगार देवी, जोधा की पुत्री का नाम था श्रृंगार देवी, का विवाह कुंभा के छोटे पुत्र रायमल के साथ कर दिया। तो इससे क्या दोनों के बीच में दूरियां कम हुई और दोनों में घनिष्ठता विद्यमान हुई और दोनों एक दूसरे के संबंधी हुए और इस प्रकार से उनकी शक्ति में भी वृद्धि हुई। तो ये कुंभा और जोधा का ये जोधा द्वारा कुंभा के पुत्र रायमल से विवाह करना अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का एक कूटनीतिक और दूरदर्शी कार्य माना जा सकता है। इसका बूंदी हाड़ों के इस क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है। बूंदी का जो क्षेत्र है वो राजपूत हाड़ा का क्षेत्र है, इसीलिए इसको हाड़ौती भी कहते हैं। कुंभा ने बूंदी के शासक को खिराज गुजार घोषित कर उसे अपने राज्य का स्वामी बने रहने दिया गया। तो कुंभा ने क्या बूंदी के शासक को खिराज और गुजार घोषित कर उसे अपने राज्य का स्वामी बने रहने दिया गया। यह उसकी विचारशील नीति का परिचय है। किसका? कुंभा की विचारशील नीति की एक तरह परिचय दिखाई देता है। इस प्रकार की नीति से सिरोही और देवड़ा के चौहानों के साथ संबंध। तो कुंभा के जो सिरोही और देवड़ा के जो चौहान थे उनके साथ संबंध परिस्थितियों के अनुसार देखा जाए तो ठीक बने रहे। इसके बाद मेरों का दमन। मेरे जाति के लोग बजनौर तथा उसके आसपास के गांवों में बसे हुए थे। तो मेरे जाति के लोग कहाँ बसे हुए थे? बदनौर के आसपास के क्षेत्र में बसे, गांव में बसे हुए थे। उनका नेता मुनीर था। ये मेरों का नेता कौन था? मुनीर। इसको ध्यान देंगे। विद्रोह का झंडा इसने खड़ा किया। कुंभा ने राव सुल्तान को, अब मुनीर का दमन करने के लिए कुंभा ने किसको भेजा? राव सुल्तान को विद्रोह को चलने के लिए भेजा। तो विद्रोह किसने किया? मुनीर ने। मुनीर किसका नेता? मेरी जाति का। तो राव सुल्तान को विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा। विद्रोह को कुचल दिया गया और मुस्लिम रियासतों को कोई सहायता नहीं मिली। तो ये एक तरह से मुस्लिम रियासतों को भी सहायता करने में लगे हुए थे। तो मेरों का दमन करना ये कुंभा की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। और राव सुल्तान ने काफी एक तरह से विद्रोह को कुचलकर बहुत अच्छा कार्य किया। इसके बाद डूंगरपुर। रावल गोपीनाथ ने अवसर पाकर डूंगरपुर राव गोपीनाथ ने अवसर पाकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया कर दिया। 1446 ईस्वी में कुंभा ने आक्रमण किया, गोपीनाथ राज छोड़कर भाग गया। तो डूंगरपुर पर देखा जाए तो राणा कुंभा की बहुत बड़ी सफलता थी। वहां का शासक जो गोपीनाथ था वो भी एक परेशानी पैदा कर रहा था। तो कुंभा ने एक तरह से अपना सैनिक अभियान चलाया और 1446 ईस्वी में जब कुंभा ने डूंगरपुर पर आक्रमण किया तो वहां का जो राजा जो गोपीनाथ था, रावल गोपीनाथ, वो घबराकर और आतंकित होकर अपना राज छोड़कर भाग जाता है। एक तरह से हार मान लेता है और उस पर डूंगरपुर पर किसका अधिकार हो जाता है? राणा कुंभा का। इसके बाद पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र दिल्ली के काफी निकट था, इसलिए दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा की दृष्टि से इसका विशेष सामरिक महत्व था और ग्वालियर के शासक व सुल्तान इस क्षेत्र को हस्तगत करने की लालसा रखते थे। तो पूर्वी राजस्थान था वो दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था और इसीलिए सुल्तान और ग्वालियर के जो शासक थे वो इधर पूर्वी राजस्थान पर आपको हस्तगत करना चाहते थे। कुंभा ने सुरक्षा की दृष्टि से 1442 ईस्वी में सुल्तान से रणथंभौर का दुर्ग छीन लिया और यह उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। कायम खानी मुसलमानों ने आमेर पर आक्रमण किया। अब ये कायम खानी मुसलमान, ये जो के धर्म परिवर्तन करे हुए मुसलमान, तो इन्होंने क्या किया कि आमेर पर आक्रमण किया जिसमें उद्धरण पलाड़ी
उद्धरण को क्या पराई का सामना करना पड़ा। कुंभा ने कायम खानी मुसलमानों को पराजित कर उद्धरण को उसका शासन प्रदान किया। तो कायम खानी मुसलमान परिस्थिति का फायदा उठाते हुए किस पर आक्रमण करते हैं, आमेर पर। और आमेर के जो राजा जो है वो उद्धरण वो पराजित होते हैं, लेकिन कुंभा उनकी सहायता करके पहुंचता है और कायम खानी मुसलमानों को युद्ध में पराजित करके उद्धरण को उनका शासन उनको सौंप देता है। ये कुंभा की बहुत बड़ी उदारवादी नीति का परिचय है। इसके बाद कुंभा की मृत्यु। अब कुंभा की मृत्यु, जब कुंभा वृद्ध हो चले तो वो बीमार भी रहते थे और उनके पुत्र जो उदयकरण उदा, वो ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि वो ये प्रतीक्षा करते करते एक तरह से परेशान हो गए थे कि उनके शासन सत्ता उनके हाथ में कब आएगी, क्योंकि कुंभा स्वयं इतने शक्तिशाली थे, उन्हें किसी की जरूरत नहीं ऐसी। तो उन ऐसा कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि उनके चाचाओं ने उनको भड़काया, उदयकरण को, उदा को, कि तुम्हारे पिताजी जब तक हैं तब तक तुम शासक तो बन ही नहीं सकते। तो इस भड़कावे में आकर या उदयकरण की एक तरह से मतलब एक कायरता, क्रूरता को देखा जाए तो वह अपने पिता की हत्या कर देता है। और उदयकरण को या उदा को यह भी विश्वास था कि उसके पिता छोटे भाई को कहीं राजा न बना दे। तो इस प्रकार से रायमल को राजा बनाने का भी संदेह उसके मन में बैठा हुआ था। तो इसीलिए वह अपने पिता की हत्या कर देता है, जो कि एक निंदनीय कार्य माना जा सकता है बहुत ही ज़्यादा। कुंभा अपना अधिक समय भावादेव के निकट, अब देखिए कुंभा अपना अधिक समय जब वृद्ध हो गया तो कुंभा अपना अधिक समय भावादेव के निकट जलाशय पर बिताने लगे थे। और 1468 ईस्वी में जब कुंभा एक दिन हमेशा की भांति तालाब के तट पर भगवत भक्ति में लीन थे, तब कुंभा के बड़े पुत्र उदयकरण उदा ने उनकी हत्या कर दी। तो ये एक तरह से बहुत ही निंदनीय कार्य। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार उदयकरण शासन की प्रतीक्षा करते करते थक गया था। कुछ विद्वान बताते हैं कि उसकी हत्या में उसके उदा से चाचाओं का भी सहयोग रहा, उदा को उकसाया। एक मत यह भी है कि उदा को यह भी है था कि कुंभा अपने छोटे पुत्र रायमल को सत्ता न सौंप दे। तो एक तरह से उदयकरण उदा को हम पितृहंता कह सकते हैं कि जो अपनी शासन सत्ता के प्राप्ति के लिए अपने पिता की हत्या कर देता है। ऐसा इतिहास में कम देखने को मिलता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उदयकरण उदा ने बहुत ही एक तरह से बहुत ही गलत काम किया, अपने पिता की हत्या की। जो इतिहास में एक तरह से देखा जाए तो उदा एक पितृहंता के रूप में जाना जाएगा। तो कुंभा की मृत्यु अपने पुत्र द्वारा होना भी एक तरह से आश्चर्यजनक घटना मानी जा सकती है। और दशरथ शर्मा कहते हैं कि उसके मन में ये बैठ गया था कि मैं कब शासन करूंगा। इसके बाद चाचा भी उसको भड़काते हैं और एक मत ये भी है कि वह उसको ये भी कहता है कि उसका छोटा भाई जो है वो जो रायमल को कहीं सत्ता पिता सौंप न दे। तो ये एक तरह से निंदनीय घटना मानी जा सकती है कुंभा की मृत्यु के बाद। हम देखेंगे कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो कुंभा का स्थापत्य कला के प्रति विशेष लगाव और कुंभा का विद्यानुराग, कुंभा की उपाधियां, कुंभा का मूल्यांकन, इसको समझेंगे। तो कुंभा का स्थापत्य में श्री D.R. भंडारकर के अनुसार कुंभा ने मंदिरों के निर्माण में भी सुरक्षा तथा धार्मिक भावना का सामंजस्य उपस्थित कर नूतन चेतना का परिचय दिया। तो कुंभा शासन संचालन में तो निपुण था ही, साथ में वह क्या था, मंदिरों के निर्माण में भी सुरक्षा का धार्मिक भावना का सामंजस्य उपस्थित कर नूतन चेतना का परिचय दिया। कवि राजा श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए थे।
तो कवि राजा श्यामल दास का मानना है कि जो 84 दुर्ग में से 32 दुर्ग तो स्वयं राणा कुंभा ने बनवाए थे। इन 32 दुर्गों में कुंभल मेल या कुंभलगढ़ का दुर्ग सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भीलों की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए भौमन के क्षेत्र में भी अनेक दुर्ग बनवाए। पुराने दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया, मतलब जो पुराने दुर्ग जो टूट फूट गए थे या उनको क्षति पहुंची थी प्राकृतिक आपदाओं के कारण या किसी के द्वारा, तो उनका भी उसने जीर्णोद्धार करवाया, उन्हें पुनर्निर्माण करवाया। आबू में अचलगढ़ नामक स्थान पर स्थापित दुर्ग में परिवर्तन उसने कराया। आबू में जो अचलगढ़ का जो दुर्ग है उसमें भी काफी उसने मरम्मत करवाया और उसको मतलब एक तरह से दोबारा से मॉडिफाई कराया उसको। गोदाम एवं पानी की टंकियां भी उसने बनवाई। बुर्जों और द्वारों का निर्माण इस प्रकार करवाया गया कि शत्रु मतलब उस पर आसानी से आक्रमण न कर सके। बुर्जों और द्वारों का निर्माण करने में उसने इस बात का ध्यान दिया कि शत्रु को आक्रमण करने में आसानी न हो। कुंभलगढ़ के दुर्ग के निर्माण के समय में कहा जाता है संबंध में कुंभलगढ़ के दुर्ग के निर्माण के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी, कुंभा की पत्नी का नाम क्या है? कुंभल देवी, और पुत्री का नाम कुंभलगढ़ के दुर्ग का जो निर्माण कराया गया है उसमें जो इतिहासकार मानते हैं कि कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया। इसका प्रमुख शिल्पी मंडन था, मतलब जो उसका वास्तुकार जो है वो शिल्पकार कौन है? मंडन। दुर्ग में 50,000 व्यक्ति निवास कर सकते हैं, इसकी ये कैपेसिटी थी दुर्ग की, कुंभलगढ़ के दुर्ग की। और कुंभलगढ़ का दुर्ग का निर्माण करना अपनी पत्नी की एक तरह से अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था और कैपेसिटी 50,000 व्यक्ति निवास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विजय स्तंभ मंदिरों में श्रृंगार गौरी का मंदिर, इसके अतिरिक्त उन्होंने विजय स्तंभ निर्माण करवाया। और मंदिरों में देखें तो श्रृंगार गौरी का मंदिर, एक लिंग जी में मीरा मंदिर और रणकपुर का मंदिर प्रमुख है। तो इस प्रकार से मंदिरों में श्रृंगार गौरी का मंदिर, एक लिंग जी का मीरा मंदिर और रणकपुर का मंदिर इसमें प्रमुख है। तो स्थापत्य कला में महाराणा कुंभा की बहुत बड़ी भूमिका रही। तो हमें कौन कौन से इनके कवि राजा श्यामल दास 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए जाने की मतलब बताते हैं। और कुंभल में कुंभलगढ़ का दुर्ग सर्वाधिक प्रसिद्ध है और उन्होंने आबू में अचलगढ़ नामक अनेक दुर्ग बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने पानी की टंकियां, बुर्जों का और द्वारों का निर्माण और दुर्गों का जीर्णोद्धार। इसके अतिरिक्त कुंभलगढ़ के दुर्ग अपनी पत्नी की स्मृति में कुंभल देवी की, और इसके अतिरिक्त विजय स्तंभ, श्रृंगार गौरी का मंदिर, एक लिंग जी में मीरा मंदिर और रणकपुर का मंदिर प्रमुख है। कुंभा का विद्यानुराग, कुंभा स्वयं मतलब विद्वान थे और विद्यानुराग भी उनमें रुचि थी उनकी। तो उन्होंने वह एक कवि, नाटककार, टीकाकार एवं संगीताचार्य थे और संगीत में रुचि रखने के कारण उन्हें अभिनव भट्टाचार्य भी उन्हें कहा जाता है और उनको उपाधि मिली। संगीत के क्षेत्र में 3 ग्रंथों की रचना की, संगीत राज मतलब संगीत के क्षेत्र में 3 ग्रंथों की रचना की उन्होंने कुंभा ने। कौन कौन सी? संगीत राज, संगीत मीमांसा और रसिक क्रिया। कुंभा ने संगीत के विख्यात ग्रंथ संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी और कुंभा ने चंडी शतक की भी टीका लिखी। तो इस प्रकार से उनके 3 ग्रंथ है, संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत रसिक क्रिया। और टीकाओं में देखते हैं तो संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी और उन्होंने चंडी शतक की भी टीका लिखी। तो इस प्रकार कुंभा ने अपने दरबारों में साहित्यकारों और विद्वानों को भी आश्रय दिया हुआ था। अभिनव भट्टाचार्य से उनको सुशोभित किया गया है। कुंभा की उपाधियां, अब कुंभा ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी उनको हम समझेंगे।
महाराजा धीराज, राय रायन, राणो रासो, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हाल गुरु, परम गुरु की उपाधियां उन्होंने धारण की थी। कुंभा की उपाधियां कौन कौन सी थी? महाराज धीराज, राय रायन, राणो रासो, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हाल गुरु, परम गुरु की उपाधियां धारण की थी उन्होंने। कुंभा का मूल्यांकन अगर देखें तो कुंभा अपने आप में एक विशेष विलक्षण राजा हुए मेवाड़ में, और उन्होंने किस प्रकार से अपनी विजय पताका फहराई, शत्रुओं का डट के मुकाबला किया। स्थापत्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही विभिन्न भवनों का निर्माण करवाया। संगीत की उन्हें स्वयं रुचि थी, और इसके अतिरिक्त उन्होंने उनको विभिन्न प्रकार की उपाधियां धारण की। और कुंभा इतनी अल्प आयु में शासक बने जब उनकी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, और 10 वर्ष की अवस्था में शासन संचालन करना और रणबल की सहायता से। तो इस प्रकार से कुंभा का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। लेकिन कुंभा एक तरह से दूरदृष्टि कूटनीतिक राजा थे। उन्होंने राजपूतों की विजय पताका को कभी नीचे नहीं होने दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और कुंभा का एक तरह स्वर्णिम इतिहास देखने को मिलता है राजपूत इतिहास के अंतर्गत, और राजपूतों में एक श्रेष्ठ राजपूत उभर कर सामने आए। कुंभा का मूल्यांकन में देखा तो डॉक्टर उपेंद्र नाथ का मानना है कि कुंभा के काल में मेवाड़ एक शक्ति के रूप में उदित हुआ, और डॉक्टर डे का मानना है कि कुंभा का सही मूल्यांकन अभी तक नहीं हो पाया है। तो डॉक्टर डे ये मानते हैं कि कुंभा का मूल्यांकन अभी सही रूपों में हो ही नहीं पाया है, यानी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कुंभा की अभी छिपी हुई हैं, जिनका विवरण अभी नहीं किया गया है। और कुंभा, राणा कुंभा का जो एक तरह से विशेष जो गुण थे उनको अभी समझना बाकी है। तो आज हमने इस वीडियो में राणा कुंभा के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। किन किन बिंदुओं को हमने समझा तो वो देखते हैं। मांडलगढ़ पर सुल्तान का आक्रमण, जहाँ पर सुल्तान खलजी को, महमूद खलजी को सफलताएं नहीं मिलती हैं। 2 बार वो पराजित होता है, तीसरी बार उसे सफल होता है। फिर इसका अजमेर का हाथ से निकलना, अजमेर पर महमूद खलजी का अधिकार होता है, जिससे कि उसकी मतलब एक तरह से उसमें उत्साह बढ़ जाता है। मांडलगढ़ पर मालवा का अधिकार हो जाता है बाद में। महमूद खलजी के अंतिम अभियान, जिसमें देखा जाए तो कुंभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होती है। कुंभा और गुजरात को हमने देखा, जहाँ पर महमूद बेगड़ा जो फतेह खां के, जो मोहम्मद शाह द्वितीय का लड़का फतेह खां, जो इतिहास में महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मालवा गुजरात का गठबंधन रहा। राजपूत राज्यों का कुंभा के संबंध तो मारवाड़ के साथ अच्छे संबंध, बूंदी के साथ भी काफ़ी ठीक संबंध है। और इसके बाद सिरोही और देवड़ा के चौहानों के साथ परिस्थिति अनुसार के संबंध ठीक रहे। फिर मेरों का दमन करने में वो सफल रहा, जो जहाँ इनका नेता मुनीर था, जिसको विद्रोह को कुचलने में गाँव सुल्तान को भेजा गया था। और डूंगरपुर, यहाँ का जो गोपीनाथ जो शासक था, रावल गोपीनाथ, वो घबराकर अपना राज छोड़कर भाग जाता है कुंभा की सेना के आगे। और हमने यहाँ पे देखा मारवाड़ में जोधा और कुंभा के बीच में जो संबंध होते हैं, उसमें जोधा द्वारा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह करना भी कूटनीतिक और एक अच्छा कार्य माना जा सकता है कि उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसका पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलता है कि किस प्रकार से सुल्तान राजपूत ग्वालियर के शासक, जो कि पूरी राजस्थान को हस्तगत करना चाहते थे, तो इसमें कायम खानी मुसलमानों ने भी क्या किया, आमेर पर आक्रमण कर देते हैं इसी उद्देश्य को लेकर, जिसमें राणा कुंभा उनको पराजित करके और उद्धरण को उनका शासन सौंप देते हैं। कुंभा की मृत्यु, जो कि एक निराशाजनक घटना है, एक पिता पुत्र के बीच में जो अच्छे संबंध होना चाहिए उसमें एक तरह से कलंक दिखाई देता है कि वो किस प्रकार से उदा अपने पिता की हत्या कर देता है, लालच वर्ष, और एक तरह से पितृहत्या का कलंक अपने माथे पे लगाता है। और कुंभा की मृत्यु एक तरह से एक आश्चर्य घटना इतिहास में
रही है। और कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, तो कुंभा का स्थापत्य कला, कुंभा की विद्यानुराग और कुंभा की उपाधियाँ, कुंभा का मूल्यांकन, जिसको हमने विस्तार समझा। कुंभा का जो स्थापत्य है वो भी गौरवशाली है। विद्यानुराग में हम देखते हैं कि उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की, संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया। और कुंभा के उपाधियों में महाराज धीराज, राय रायण, राणो रासो, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु व परम गुरु की उपाधि धारण की। और कुंभा का मूल्यांकन हमने विस्तार से जाना। आज इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में महाराणा कुंभा के बाद क्या घटनाक्रम रहा और इसके बाद राणा सांगा ने किस प्रकार से शासन को संभाला, उसको हम विस्तार से समझेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। ओके।